Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Junaid Khan and I am from Arif Khan University Department of Physics. जो टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है वो है एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 11th क्लास चैप्टर नंबर 1। ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजी हैं अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें। सपोज़ अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आपको इजीली उसके आंसर भी समझ आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया है तो फिर ऑब्वियसली आपको उसके आंसर भी समझ नहीं आएंगे। तो अगर पहले क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये क्वेश्चन है, नेम द सेवरल रिपीटेड फेनोमेना अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व द रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा गया है कि कुछ ऐसे नेचर के प्रोसेस बताएं जिससे हम कोई रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड बनाते हैं। जैसे कि पहला अगर मैं इसमें बताऊं, जैसे कि ये पहली लाइन है ब्राउन कलर में आपको दिख रही है, इस लाइन के अंदर ये पहला पॉइंट है, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। आपको पता है 365 दिनों के अंदर जो अर्थ है वो अपना रोटेट करती है, यानी पूरा अपना राउंड ट्रिप कंप्लीट करती है सन के इर्द गिर्द। तो अब इसको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे कैसे लेते हैं? हमें पता है ये 1 साल है, 1 ईयर है, तो इसलिए ये एक फेनोमेना जो नेचर का है और इससे हम क्या ले रहे हैं, रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड ले रहे हैं। तो इसी तरह दूसरी अगर बात करें, चेंज ऑफ शेडोज ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ सन और पोजीशन ऑफ स्टार। आपको पता है कि पहले के दौर में जब हम अगर टाइम का पता लगाना होता था, सपोज प्रे की बात करें, अगर नमाज की बात करें, तो हम कहते थे जोहर और असर का टाइम किस तरह पता चलेगा, या हमें कैसे पता चलेगा दोपहर हो गई या अब शाम शुरू हो गई। तो एक शख्स अगर खड़ा हुआ है सूरज के साये में तो वो ये देखता था कि मेरा जो साया है, मेरा जो शेडो है, क्या वो मेरे जितनी हाइट का है, यानी जितनी मेरी लेंथ है उतना ही शेडो बना है। तो वो उससे अंदाज़ा लगा लेता था कि सपोज इस टाइम जोहर का टाइम हुआ है। और अगर वो ये देखता था कि मेरा जो शेडो है वो मुझसे डबल हो गया है, तो वो उससे ये अंदाज़ा लगा लेता था कि शायद इस वक्त असर का टाइम हो गया, जो उस वक्त यूज़ किए जाते थे टर्म। तो इसलिए ये जो शेडोज ऑफ ऑब्जेक्ट है ये भी नेचुरल प्रोसेस है, तो इसको भी रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसी तरह अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, जैसे ये है, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन 28 to 29 डेज। आपको पता है कि इस्लामिक जो मंथ हैं उनको हम मून के साथ रिलेट करते हैं, यानी अर्थ के गिर्द जो मून रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, तो उसको हम एक रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड यानी मंथ एक पूरा, क्योंकि एक 1 मंथ जो है टाइम है, 2 मंथ 3 मंथ, तो ये एक टाइम स्टैंडर्ड है। तो हम इस मून रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, इसको भी रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे लेते हैं। इसी तरह रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, यानी 24 घंटे के अंदर हमें पता है कि अर्थ पूरी घूम जाती है अपने एक्सिस के गिर्द, तो हमें उससे एक दिन मिलता है। अर्थ का ये जो नेचर का फेनोमेना है, ये जो प्रोसेस है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, इससे हमें क्या मिल रहा है, 24 घंटे, यानी हमें एक दिन मिल रहा है। तो ये भी हमारे लिए क्या हुआ, एक रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। तो ये आपने 4 जो है ना एटलीस्ट लिखने हैं इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2 की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली है सिंपल पेंडुलम के बारे में। अगर मैं थोड़ा सा पहले आपको सिंपल पेंडुलम का बता दूं तो ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ आ जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चन में कहा ये गया है कि गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। यानी सिंपल पेंडुलम में आपने ये पढ़ा था कि एक बॉब है, एक लोहे की एक गोली सी है, एक बॉब जिसे कहते हैं, उसके साथ अटैच कर दिए एक धागा। वो धागे को हम किसी एक पिवट पॉइंट के साथ अटैच कर देते हैं और फिर उसको, उस धागे को जो बॉब होती है उसको हम डिस्प्लेस करते हैं, तो और वो जो बॉब है वो अपनी एक फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो मूव करना शुरू कर देती है। तो उसका एक टाइम पीरियड होता है जिसको हम ये टी कहते हैं, ये टी टाइम पीरियड, ये इक्वल होता है 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। ये जो एल है ये वो जो धागे की लेंथ ये वो है, और ये जो जी है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो अगर हम बात करें कि क्या सिंपल पेंडुलम को भी यूज़ किया जा सकता है रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं यूज़ किया जा सकता। उसकी क्या वजूहात हैं, देखिए यहाँ पे मैंने कहा ड्रॉबैक्स टू यूज़, यानी उसने क्वेश्चन में कहा ही है कि ड्रॉबैक्स बताने कि क्यों यूज़ नहीं किया जा सकता सिंपल पेंडुलम को एज अ टाइम स्टैंडर्ड। तो पहला जो ड्रॉबैक है वो ये है, एयर फ्रिक्शन कैन चेंज दी टाइम पीरियड। जाहिर है अगर एयर फ्रिक्शन होगी तो उसकी वाइब्रेशन जो है वो ग्रेविटी के मुताबिक
बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि वो तो जो एयर का जो फ्रिक्शन है उसके अकॉर्डिंगली होगी। तो एयर फ्रिक्शन जो है वो टाइम स्टैंडर्ड को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। तो लिहाजा एक तो ये वजह होगी। दूसरी वजह ये है, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीज, हेंस द टाइम पीरियड इंक्रीजेज। इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर की वजह से ये जो लेंथ है फार्मूले के अंदर आप देख रहे हैं, अगर ये इंक्रीज होती है तो जाहिर है इसका रिलेशन किसके साथ है, इस टाइम के साथ। तो फिर क्या होगा, ये जो टाइम पीरियड है ये चेंज होगा टेम्परेचर के चेंज होने से। तीसरी वजह क्या है, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ सी लेवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंजेस, हेंस द टाइम पीरियड चेंजेस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सी लेवल से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि ग्रेविटी जो है वो चेंज होती है, यानी ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। जब जी की वैल्यू चेंज होगी तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। जैसे जी क्या है, ये आप देख रहे हैं फार्मूले, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम भी क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंजेबल टाइम जो है वो तो स्टैंडर्ड टाइम तो ना हुआ। तो ये 3 ड्रॉबैक्स आप एटलीस्ट इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। दैट इज व्हाई वी कांट यूज सिंपल पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 1.3। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली जो हमें कहा गया वो ये है, why do we find it useful to have 2 units of amount of substance kilogram and mole। हमसे पूछा ये गया है कि आप ये बताएं कि हम 2 यूनिट क्यों इस्तेमाल करते हैं तोलने के लिए चीज़ों को, किलोग्राम और मोल, एक ही क्यों नहीं करते। देखें इसमें जो पहली लाइन है, ये तो ज़ाहिर है क्वेश्चन की एक बनावट जो होती है आंसर की वो आप लिखेंगे ही। इट इज़ वेरी यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल किलोग्राम एंड मोल। अब इसकी 2 वजूहात हैं। किलोग्राम एक्चुअली एक मैक्रो यूनिट है, बड़ा यूनिट है। तो ये बड़ी चीज़ों को मैयर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं किलोग्राम, और बेसिकली जो दूसरा इसका डिफरेंस है वो है जो मोल है वो माइक्रो यूनिट, माइक्रो मतलब छोटा यूनिट है। तो इस तरह इसलिए हम जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, जो यानी मॉलिक्यूल्स वगैरह, इनको मैयर करने के लिए, इनको कैलकुलेट करने के लिए हम मोल यूज़ करते हैं। तो आप लिखेंगे किलोग्राम इज़ अ मैक्रो लेवल यूनिट, इट इज़ ओनली गिव द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बट mole is the micro level unit. 1 mole substance contains same number of molecules, number of radicals, number of atoms। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1.3 का आंसर। यानी बड़े और छोटे लेवल पे मेजरमेंट करने के लिए हम 2 यूज करते हैं, यानी किलोग्राम एंड मोल। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, ये एक्चुअली एक MCQs है। इस MCQs का जो आंसर है, पहले हम MCQs को रीड कर लेते हैं फिर चलते हैं इसके आंसर की तरफ। वो ये है, 3 स्टूडेंट्स measure the length of the needle which can with a scale on which minimum division is 1 millimeter and recorded as 1 0.2154 meter, second 0.21 meter, third 0.214 meter, which is correct and why। हमने ये बताना है कि इन तीनों में से कौन करेक्ट है और क्यों है। देखें कि हमारा जो लीस्ट काउंट है, देखिए ये जो लीस्ट काउंट होता है, ये आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो हमारे पास है ना, ये लीस्ट, यानी हमने 1 मिलीमीटर देखना है। ये जो 1 मिलीमीटर हमारे पास है, यानी मिली का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर -3। अगर हम इस m की जगह, ये तो मीटर है, अगर इस वाले m की जगह हम 10 पावर -3 लगा दें तो वो 10 की पावर -3 इसको क्या बना देगी, वो 10 की पावर -3 जो है वो इसको बना देगी जैसे कि 0.001 मिलीमीटर। यानी यहाँ पर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 इस 10 रेज़ पावर -3 को नीचे लेके जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा 1/10 रेज़ पावर 3, और 10 रेज़ पावर 3 क्या होती है, वो होती है 1000, 1/1000 वो हो जाएगा 0.001। तो हमें ना एक्चुअली मिली का मतलब हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक जाना है, यानी 10 की पावर -3 है तो हमने 3 डिजिट्स तक जाना है। तो ये वाला जो स्टूडेंट्स है, पहला ये देखें 4 डिजिट्स तक इसने आंसर निकाला, ये गलत है। इसी तरह सेकंड स्टूडेंट ने 2 डिजिट्स तक आंसर निकाला, ये भी गलत है। इसी तरह जो थर्ड स्टूडेंट्स है, इसने देखें 1 2 3 डिजिट्स तक आंसर निकाला है। इसका मतलब जो थर्ड स्टूडेंट है इसने करेक्ट किया है। इन दीज रीडिंग ऑप्शन 3
0.214 मीटर इज करेक्ट बिकॉज द लीस्ट काउंट ऑफ 1 मीटर इज 0.001 मिलीमीटर. इट इज मेजर एक्यूरेटली अप टू द 3 डेसिमल प्लेसेस. तो ये था इसका आंसर. ये है एक एमसीक्यूज. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें एक कहावत बताई गई. उसने कहा एन ओल्ड सेइंग इज दैट अ चेन is as strong as its weakest link. ये बताया गया है कि चेन जो है, जंजीर जो है, वो इतनी स्ट्रांग होती है जितना उसका वीकेस्ट लिंक होता है. जहाँ पे जाहिर है वो वीकेस्ट लिंक अगर टूट जाएगा तो बाकी चेन जितनी भी स्ट्रांग हो तो वो स्ट्रांग तो नहीं रहेगी, वो तो टूट जाएगी. तो उसने कहा अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक. तो हम फिर ये बताएंगे. उसने पूछा व्हाट एनालॉगस स्टेटमेंट कैन यू मेक रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज इन कंप्यूटेशन. कंप्यूटर के अंदर इस स्टेटमेंट को अगर हम लगाएं तो किस टाइप के ये एनालॉगस स्टेटमेंट डाटा बनेगा. आप वो बिल्कुल ईजी है. देखें, आ गिवन डाटा इज मच एक्यूरेट. जो दिया गया डाटा है वो उतना एक्यूरेट होगा एज इट्स एक्यूरेट लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू. जाहिर है उसकी लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू जितनी होगी उतना ही हम उसे मैयर कर सकते हैं ना. सपोज किया कि अगर हमारे पास कोई 1 किलो का मिनिमम एक बट्टा है जो हमने रख दिया एक तराजू के एक पलड़े के अंदर, तो अब आप मुझे बताएं कि अगर हमने उसके अंदर सोना तोलना है 3, 4, 5 तोले, तो हम तो वो नहीं तोल सकते क्योंकि हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो तो 1 kg है. तो हम इसलिए हमने लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू देखनी होती है जब कंप्यूटर का डाटा यूज करते हैं. तो ये 2-3 इस तरह की मिसालें इसके साथ थी. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. जो क्वेश्चन 6 है उसके अंदर है 1.6 के अंदर अ पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच विच व्हाट टाइप ऑफ एरर आर पॉसिबल इन दी टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का फार्मूला पहले ही आप पढ़ चुके हैं 1.2 के अंदर t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g. वो जो फार्मूला हमने पढ़ा उसने कहा किस टाइप के एरर इसके अंदर आ सकते हैं. याद रखें 4 ऐसे एरर हैं, यानी 4 टाइप के एरर जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं. जैसे कि सपोज ये वाले, एक तो सिस्टोमेटिक एरर यानी सिस्टम के अंदर कोई एरर हो, जैसे मशीन के अंदर या कोई जिससे हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके अंदर एरर हो. रैंडम एरर, ये ऐसा एरर होता है कि कभी कोई वैल्यू देता है कभी कोई वैल्यू देता है. इस टाइप के एरर को रैंडम एरर भी कहते हैं. अच्छा, पर्सनल एरर यानी जो शख्स काम कर रहा है उसको तजर्बा नहीं है, उसको सही तरह काम नहीं करना आता, तो वो भी एरर क्रिएट कर सकता है, सही कैलकुलेट ना करे. इसी तरह एयर फ्रिक्शन. एयर फ्रिक्शन से मुराद ये है कि पेंडुलम पे स्पेशली जो पेंडुलम होता है वो एक धागे के साथ एक बॉब लटकी भी होती है, तो उस पर एयर फ्रिक्शन भी जो है वो इफेक्ट करती है. तो इसलिए हम कहते हैं 4 किस्म के एरर जो हैं वो आपने लिखने हैं अपने आंसर के अंदर कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के अंदर किस टाइप के एरर आ सकते हैं. तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.7 की तरफ. इस क्वेश्चन के अंदर इसने कहा है डज द डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन. आपने अगर डायमेंशन वाला टॉपिक पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि डायमेंशन जो है वो कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या और टाइप के कूलम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ उसके अंदर के है, या इस टाइप के जो कांस्टेंट हैं जिनके यूनिट होते हैं डायमेंशन, उसके बारे में तो इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन अलजेब्रिक कांस्टेंट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता. यही मैंने आंसर में लिखा है. 2 answers are possible here. Yes, we can find the unit of constant by using dimensional analysis. वो क्या है G. जैसे इसका अगर यूनिट फाइंड आउट कर लें तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा इस G के बारे में. लेकिन if the constant is a number such as 2 pi और 6 pi, अगर constant कोई नंबर है then dimensional analysis give no information about the constant. जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 किस्म के constant हैं. एक तो है जो नंबर है उस हवाले से जो constant है डायमेंशनल एनालिसिस उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, बट अगर हमारे पास कोई ऐसा कांस्टेंट है जिसके कोई यूनिट होते हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है उसको डिस्कस करता है. अगर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.8 की तरफ. ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इसके अंदर एक्चुअली डायमेंशन अपेयर हो गई है. उसने कहा है राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी. 2 चीजें हैं जिनकी डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है. पहला जो पार्ट है इसका वो है डायमेंशन ऑफ
प्रेशर, अगर प्रेशर की बात करें, देखिए इसके अंदर उसने कहा प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, ये प्रेशर है P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। तो F जो है ये होता है ma, यानी फोर्स क्या होती है, मैस इनटू एक्सेलरेशन, और A हमारे पास वैसे का वैसे ही ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि अब मैं नीचे वाली लाइन में आ रहा हूँ, P ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं डायमेंशन लिखने के लिए, इज इक्वल टू ये जो M है ऊपर, ये जो M बना हुआ इसके स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर ये जो A है इसका स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर ये बटा का निशान यानी ओवर, इसके नीचे फिर हमने A के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब हम इसके यूनिट्स पुट करेंगे, जैसे कि M जो है इसका यूनिट होता है इस M का किलोग्राम, ये मैस है, इसका यूनिट होता है किलोग्राम। तो इस किलोग्राम को हम लिखते हैं कैपिटल M, डायमेंशन के अंदर कैपिटल M और स्क्वायर ब्रैकेट साथ ही डालते हैं। इसी तरह ये A है, इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर के लिए L लगाते हैं और सेकंड के लिए T। ये जो -2 लिखा हुआ है ये इसकी पावर है T की, तो ये हो गया एक्सेलरेशन की डायमेंशन। स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाने, अदरवाइज ये ठीक कंसीडर नहीं की जाएगी। बटा लगाया, ये बटा का साइन आ गया। इसी तरह फिर A लगाया, A है एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, ये L मीटर के लिए लगा और 2 जो है ये स्क्वायर है इसका। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर कैलकुलेट करने के लिए देखें, जैसे हमें पता है कि ये जो M है, M की पावर यहाँ पे 1 है, जबकि ये जो L है इसकी पावर भी 1 है। ये अलग अलग ब्रैकेट में कर लिया, ये वाला T भी अलग ब्रैकेट में कर लिया, और ये वाला जो L है ये बटा में है, अगर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -2 हो जाएगी। अब हमने इनको इकट्ठा कर देना है, जैसे कि M की पावर 1 ये वैसे का वैसे ही आ गया, L जो है इसकी यहाँ पावर 1 है और यहाँ पर -2, तो -1 बनेगी टोटल पावर, यहाँ लिख दिया। फिर T जो है इसकी पावर -2। अब इन तीनों का ब्रैकेट जो है वो 7 कर दिया, M L T -1 L -1 T -2। तो ये हमारे पास आ गई डायमेंशन किसकी, पावर की। तो अब हम चलते हैं डायमेंशन ऑफ डेंसिटी की तरफ। अब देखें डेंसिटी जो है इसका फार्मूला होता है M मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ जो मैस है इसकी मैंने डायमेंशन अभी आपको बताई थी, वो है यहाँ पर कैपिटल M, यानी मैस की यूनिट किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम को कैपिटल M और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। बटा डाला, ये बटा ये वाला है, ये जो ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो ये मीटर के लिए हमने L लगाया लेंथ, और क्यूब ये आपने इसको क्यूब कंसीडर करना है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट साथ लगेंगे। तो ये बटा हटके जब ये ऊपर आएगी वैल्यू तो ये माइनस का क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास है आंसर सेकंड डायमेंशन का। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है 1.9। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी डायमेंशन से रिलेटेड है, जैसे कि 1.9 क्वेश्चन में कहा गया है द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव डिपेंड ऑन द स्पीड v ऑफ वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f, नोइंग दैट दिस डायमेंशन लैम्डा इज विच इज इक्वल टू, लैम्डा की डायमेंशन जो है वो बराबर है इसके यानी स्क्वायर ब्रैकेट और l यानी लेंथ में, और जो वेलोसिटी है इसकी डायमेंशन है LT -1 यानी मीटर पर सेकंड, और इसी तरह फ्रीक्वेंसी जो है इसकी डायमेंशन है पर सेकंड यानी पर t की पावर -1। तो अब उसने कहा डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये वाली इक्वेशन जो है ये करेक्ट है या ये वाली इक्वेशन जो है ये करेक्ट है, हमें ये बताना है। तो अगर पहले पोर्शन की बात करें यहाँ पर, तो हम पहले पोर्शन के लिए हम देखते हैं कि अगर सपोज करें कि ये वाली इक्वेशन, पहली इक्वेशन की बात करें वो है f इज इक्वल टू वी लैम्डा, f की उसने डायमेंशन ऊपर दी हुई है और v की भी, ये देखें f की डायमेंशन ये है, v की डायमेंशन ये दी हुई है और लैम्डा की डायमेंशन ये है। आपने सिर्फ इस जगह पर पुट करना है, f की डायमेंशन की जगह ही पुट कर दिया, इक्वल का साइन लगाया, v की डायमेंशन की जगह v पुट कर दिया और लैम्डा की डायमेंशन जैसे कि ये है ये पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखें ये एक l है, ये एक l, ये l का स्क्वायर हो गया और t -1 ये हो गया। अब ये तो इक्वेशन इक्वल ना आई, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला फार्मूला जो है ये इनकरेक्ट है। अब हम इस फार्मूले को चेक करते हैं। तो इस फार्मूले को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर ये फार्मूला आ गया, फार्मूला है f इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। f की अभी डायमेंशन मैं अभी आपको बताइए कि f की डायमेंशन क्या है, वो है f इज इक्वल टू t-1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये याद रखिएगा। और उसके बाद जो v है इसकी डायमेंशन क्या है, वो है LT-1। इसी तरह लैम्डा की भी डायमेंशन यहाँ लिखी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखें ज़रा, इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे, f की डायमेंशन लिखी इज इक्वल टू v की डायमेंशन LT-1 और बटा लगाया और लैम्डा की डायमेंशन। अब देखिए लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा, t-1 यहाँ बचेगा और इसका भी t-1 है, इसका मतलब ये हमारे पास इक्वल आ गया। तो अब ये हमारे पास डायमेंशन जो है वो सेम आ गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला ये
करेक्ट है। तो ये हमारे थे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज के।